जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो कल जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ है उसमें जो जनरल इंग्लिश आई थी, आज मैं उसको आपको एनालाइज करवाऊंगा। बेसिकली उसके आंसर के आप देख चुके हो ऑलरेडी, बहुत से बच्चे हैं, कुछ जो नए बच्चे हैं जो जूनियर सिस्टम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी इस पेपर से कुछ सीखने को मिलेगा। और आंसर की जस्ट मुझे यहाँ पे आंसर्स नहीं बताने हैं आपको, ये आंसर की आप ऑलरेडी मिला चुके हो। मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है कि मतलब जहां से आपको फ्यूचर एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि आपका 8 को वापस टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम है और बाद में जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है और भी फ्यूचर में जेकेपीएसआई वगैरह एग्जाम्स हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें जो आपको सीखनी है जो आपको आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास सेट बी है, क्वेश्चन नंबर 76 से इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट है, तो मैं यहाँ से इसकी बात जो है वो स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या कह रहा था, हमें सूटेबल आर्टिकल्स यूज करने थे और नो आर्टिकल जहां पर रिक्वायर्ड है तो वो भी मेंशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी टू इनहांस हिज बिजनेस स्किल्स। तो जो बच्चे जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया है वो अभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ट्राई करके चलना। देखो कल ना जल्दी में जब मैं एनालिसिस के बारे में बता रहा था, मैंने भी इसका आंसर जल्दी में गलत मार्क कर दिया। वो इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि मैंने यहां तक तो ठीक किया था कि जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम। तो मैंने आपको ये पहले भी आर्टिकल्स में बताया हुआ है कि आपने साउंड देखनी है, वोवल साउंड। तो एम बेशक ये कॉन्सोनेंट एम, बट साउंड जो है एम, आ की पहले आवाज आई तो वोवल साउंड आए तो उसके पीछे आप एम यूज करोगे। ठीक है, अब वो जो जॉन है उसने डिसाइड किया कि वो एक एमबीए प्रोग्राम करेगा यूनिवर्सिटी में अपनी बिजनेस स्किल्स को बढ़ाने के लिए। अब ये कोई यूनिवर्सिटी जो है ये कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। तो अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है तो यहां पर आर्टिकल द नहीं आएगा, तो द आप यूज नहीं कर सकते। तो अब यूनिवर्सिटी में बेशक वॉवल यू यूज है बट साउंड तो कॉन्सोनेंट या की आ रही है, तो यहां पर ए आएगा, एट अ यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था पहले में एन तो दूसरे में अ, तो एन और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल्स। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल में मैंने इस चीज पे एम्फेसाइज करा था कि एम कहां पर यूज होना है, एन कहां पर यूज होना है। जहां पे एम मैंने ऐसे बोला था एमएलए वगैरह वर्ड जो है वहां पर एम की साउंड आ रही है, अ पहले आ रहा है, तो इसलिए उसके पीछे जो है हम एन का यूज करेंगे आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। आई वर्क, एक चीज मैंने नोट करी है यहाँ पर, देखो इस पेपर से मुझे एक चीज एनालाइज आई। जैसे अभी आप आगे चलोगे ना, जो टेंसेस के भी क्वेश्चन है या ये आर्टिकल, इसमें थीम सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर दो क्वेश्चन आए, दोनों पास्ट टेंस की एरर था, एरर पास्ट टेंस में ही था। तो यहां पर भी दो क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन में सेम ही कंसेप्ट सेम ही था। ठीक है, तो यहां पर मतलब सेम ही कंसेप्ट में दोनों आर्टिकल्स के क्वेश्चन है। जैसे बताता हूँ, आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन, मतलब इसका नाम लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि मैं एक कंपनी में काम करता है, कहां पे, न्यूयॉर्क में, उस कंपनी का नाम जो है ग्लोबल टेक सोल्यूशन है। देखो अब पहली बात तो ये कर रहे बोल रहा है कि आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, तो मतलब कोई भी कंपनी न्यूयॉर्क में हो सकती है। तो आई वर्क एट अ कंपनी न्यूयॉर्क, अब ये कंपनी स्पेसिफिक हो चुकी है। ठीक है, अब ये बात हो रही है कि पहली स्टेटमेंट में उसने बताया कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अब पहली बात में तो स्पेसिफिक नहीं थी, बट अब वो पता चल गया हमें कि वो एक कंपनी में काम कर, अब जो कंपनी होगी वो एक स्पेसिफिक कंपनी है, तो उस कंपनी को इसने बोला वो कंपनी का नाम क्या है, ग्लोबल टेक सोल्यूशन। तो पहले में ए आना था, दूसरे में द आना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आर्टिकल्स के क्वेश्चन आई होप आपने गलत नहीं करे होंगे। नेक्स्ट देखो, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज इन द बिलो सेंटेंस, हमें एडवर्ब क्लॉज बताई थी। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कॉन्टिन्यूड देयर हाइक, मतलब बारिश हो रही थी बट उन्होंने अपनी हाइक को कंटिन्यू रखा। अब हमें बताना है कि एडवर्ब क्लॉज कहां पर है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज कहां पर है, इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक, ऑल्दो इट वाज रेनिंग कंटिन्यूड देयर हाइक। देखो इसमें जो एडवर्ब क्लॉज है ना, बेसिकली वो कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ब, देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ब होते हैं, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंज ला सकते हैं, और किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंपली ये किसी भी सेंटेंस में देखना हो ना कि एडवर्ब क्लॉज है या नहीं है, तो यूजुअली जो एडवर्ब क्लॉज होती है ना उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे ऑल्दो हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, आफ्टर आता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस बताओ, उनको पहचानने का तरीका यूजुअली ये होते हैं, वेदर अगर यूज है, इफ यूज है, ठीक है, बिकॉज यूज है, ठीक है, बिकॉज यूज है, ऑल्दो यूज है, ये सारे जो अगर ये कहीं पर यूज हो रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यूजुअली क्या होता है वहां पर एडवर्ब क्लॉज ही होती हैं। ठीक है, इसी तरह नाउन क्लॉज को भी अगर पहचानना हो तो नाउन क्लॉज के लिए भी होता है। अगर कहीं पर सपोज करो अगर WH फैमिली से कुछ लिखा हुआ है, मतलब हाउ है, ठीक है, विच है, वट है,
ठीक है, हु है, व्हेन है, ये सारे अगर डैट है, ये सब अगर यूज हो रहे हैं अगर किसी सेंटेंस में, तो यूजुअली वो कौन से क्लॉज होती है, वो नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन सी था, ऑल्दो यहाँ पर यूज है तो वो एडवर्ब क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79, पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द बिलो सेंटेंस। अब हमें बताना है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो ये कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला जो पूछा गया था ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। मतलब हमें बता देखो दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ आई वेंट होम बिकॉज आई फेल्ट इल। मान लेते मैंने ये वर्ड बोला, ये सेंटेंस बोला, मतलब मैं घर गया क्यों, क्योंकि मैं बीमार फील कर रहा था। तो बिकॉज आई फेल्ट इल, ठीक है, क्योंकि मतलब यहां पर क्यों की जो वर्ड है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है, क्योंकि उसको डिपेंड बना रहा है किसी के ऊपर। तो ये मैंने जो सेंटेंस बोला ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहां पर पूछा कि इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो देखो पहले देखो, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। ठीक है, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो और उसके बाद जो है तुम अपना फेवरेट शो देख सकते हो। देखो यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। देखो यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई मतलब इनकम्प्लीट नहीं है कि मतलब आपको अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, जरूरत है आपको अपना होमवर्क कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तुम अपना फेवरेट शो देख सकते हो, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। बट ये देखो ऑप्शन बी, देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तब तुम अपना फेवरेट शो देख सकते हो। इसका मतलब इससे पहले कुछ होगा फिर तुम अपना फेवरेट शो देख सकते हो, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें पूछा था इंडिपेंडेंट कौन सी है, तो ऑप्शन ए भी इंडिपेंडेंट है, सी भी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाना था, बोथ एंड सी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट। देखो देन आ गया, बिकॉज आ गया। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये बेसिकली डिपेंडेंसी को शो कर देते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस में आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहां पर पॉजेसिव होता है पोजेशन बताना अपना, ठीक है, कि वो चीज मुझे बिलोंग करती है, बस ये पोजेशन जो है बेसिकली। अब कौन सा सेंटेंस पूछा था यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो सेंटेंस की वजह से इसका क्वेश्चन है ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली इनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, टीम मेंबर्स एक दूसरे को इनकरेज करते हैं प्रैक्टिस के टाइम में, यहां पर कोई पोजेशन की बात नहीं है। देयर वॉज अ पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय। एक समय था जब मैंने बड़ी खुशी महसूस करी थी, इसमें भी कोई पोजेशन की बात नहीं है। दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, यहां पे पोजेशन की बात है कि जो कैट यार्ड में है वो किसको बिलोंग करती है, उसको बिलोंग करती है, मतलब उसके पोजेशन की बात हो रही है, वो उसको बिलोंग करती है। ये सेंटेंस बेसिकली कौन सा है, ये सेंटेंस जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन इसमें है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन की। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली अंडरलाइन करके डैट बोला होता है तो डैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, बट उन्होंने बोलता है सेंटेंस में हमें बताना पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि डैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग। मैं आज शाम को मतलब शाम को इस इवनिंग तक मैं जो है मैं रिटर्न कर जाऊंगा घर पे। यहां पर भी कुछ पोजेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता था। व्हाट इज द टाइप, जो नहीं हो सकते थे वो बताऊंगा अभी। व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउंस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द बिलो सेंटेंस, बताने की कौन से प्रोनाउन है। डिड यू डू इट योरसेल्फ। देखो यार ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, यू को अंडरलाइन किया हुआ योरसेल्फ को। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पहला कैसे हो सकता है, उसने वर्ड अंडरलाइन करा हुआ। ये कोई पूरे सेंटेंस की बात थोड़ी हो रही है कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम खुद कर सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इंटेरोगेटिव तो नहीं आ सकते, और पहले दोनों ऑप्शन में पर्सनल प्रोनाउन, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आप इजीली काट सकते थे। अब सेकंड देखो, दूसरा ऑप्शन भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं, योरसेल्फ और सेल्फ ये सब पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पहला पर्सनल प्रोनाउन था, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। ठीक है, देखो इतना मैं समझता हूं कि वहां पर पेपर में जाके कई बार ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ठीक इतना शार्प माइंड नहीं लगता है जितना बाहर बैठ के लगता है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ डिस्कस, तो ये माइंड और पेपर में माइंड अलग होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ठीक हो सकता था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था गलत होने वाला।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82। देखो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि नहीं हुए अगर तुमसे, तो कोई बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी बोले कि मैंने ये किया था, ईडियम फ्रेजेस मैंने पढ़ाए हुए थे या साइनोनियम एंटोनियम मैंने बताए हुए थे, तो वो हो सकता है। बट इतना मतलब ऐसे वर्ड्स जो है मुझे नहीं लग रहा था कि पेपर में आएंगे, बट उन्होंने डाले हैं, तो फ्यूचर के लिए आपने इस तरह से रेडी करना है खुद को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट ह्यू फॉर हर पेंटिंग। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट ने अलग अलग कलर्स को मिक्स करा ताकि वो परफेक्ट ह्यू बनाए अपनी पेंटिंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा ह्यू आएगा, ये एक होमोफोन है, ह्यू ह्यू हुई, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। ये इस HUE का मतलब होता है मतलब शेड, किसी पर्टिकुलर कलर की शेड बनाना। ठीक है, शेड बनाना किसी पर्टिकुलर कलर की, मतलब आर्टिस्ट बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर रहा है ताकि वो परफेक्ट कोई शेड बना सके अपनी पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पर ये यूज होना था। ठीक है, तो ये वर्ड फ्यूचर के लिए याद कर लेना, फ्यूचर में अगर किसी एग्जाम में आए तो वो कर लेना है। ये HEW ह्यू का मतलब होता है काटना, चॉपिंग करते हैं ना जैसे हमें, उसके लिए ह्यू वर्ड यूज होता है। ये जो HEW ह्यू है ना, इसका मतलब बेसिकली पता क्या होता है, ये अब इतना थोड़ा एब्सोल्यूट हो गया, अब इतना यूज नहीं होता, बट ये थोड़ा माइंड के साथ, सोल के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, ऐसी चीजों के साथ डील करता है ये वर्ड। ठीक है, अब इतना यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 83 क्या था, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन आराम से हो सकता है। देखो द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मेलिएबल मेटल। देखो यहाँ पर तो वही मेटल है ना, धातु जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर तो आप सबको पता था METL मेटल ये वाला ना, with precision while the apprentice demonstrated his dash by tirelessly working late into the night। देखो पहले ऑप्शन में आपका मेटल ही आना है, ये तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो। अब ये आपका ऑप्शन ए और सी में, अब देखो यार यहाँ पर अगर नहीं पता, इस मेटल का मतलब भी नहीं पता, इस सेंटेंस से कुछ समझ भी नहीं आता, तभी इतना तो पता चल रहा था ना कि ये दोनों मेटल्स नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। देखो इस मेटल का मतलब होता है METTL। जो मेटल है इसका मीनिंग होता है कि जब आपकी एबिलिटी कि आप अच्छा करो डिफिकल्टीज में भी, इसको बोलते हैं मेटल। तो यहीं पर यही चीज बोल रहा है कि ब्लैक स्मिथ ने क्या करा, जो मेलिएबल मेटल था उसको प्रिसीजन के साथ किया, ठीक है, उसको शेप दी, और जो अप्रेंटिस था उसने क्या किया, पूरी रात मतलब मेहनत करके, ठीक है, शिद्दत के साथ, मतलब जो उसकी एबिलिटी थी डिफिकल्टीज में काम करने की, टायरलेसली वर्क करा, तो यहाँ पर METTLE मेटल आना था। ठीक है, और यहाँ पे अप्रेंटिस ये वर्ड आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, और ये याद कर लो, ऐसे ही चीजों से सीखना होता है। देखो अप्रेंटिस का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे, जब हम नया नया काम किसी के पास सीखने जाते हैं, चाहे वो हमें कम पे दे, बट हम उसके पास कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है, हम स्किल डेवलप कर रहे होंगे, हमें यूजुअली कम सैलरी मिलती है, ऐसी अप्रेंटिस बोलते हैं उसके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं अप्रेंटिस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 84, मैच द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग होमोनिम्स, और उनके मीनिंग बताने, स्टॉक, रीम, क्वेरी या बाक। ठीक है, देखो अगर सपोज करो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब नहीं आता था, आपको नहीं पता स्टॉक क्या होता है, रीम, क्वेरी क्या होता है, बार्क तो पता था ना, एक प्लांट का छिलका, तो ऑप्शन 4 आपको पता था कि बार का मतलब छिलका होता है। ऐसे बाकियों के तो बहुत से पता हो सकते हैं, बट बाहर का मतलब छिलका तो ये सबको पता था। तो यहाँ पर देखो, अ साइट फॉर माइनिंग स्टोन, वैसे ये भी क्वेरी भी पता होता है कि मतलब माइनिंग स्टोन जहाँ पे निकलते हैं, क्वेरिंग एक प्रोसेस होता है ना जहाँ पे माइनिंग वाइनिंग होती है, तो यहाँ से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे। बट चलो नहीं भी पता, बाग क्या, अ ट्रीज आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ डेड सेल। हाँ, बाहर कोई छिलका ना, आउटर लेयर पेड़ की जो होती है और जो डेड सेल से बनी होती है। तो अगर 4 का 2 आपको समझ आ जाता है, तो 4 का 2 यहाँ नहीं है, 4 का 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन डी तक पहुंच सकते थे। अब देखो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, ये फ्यूचर के लिए समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी एंड नहीं हुआ है ना, अब अभी आप एक एग्जाम आपको डिफाइन नहीं कर सकते, अभी फ्यूचर में बहुत एग्जाम देने, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर इंसान सीखता है, तो यहाँ से ये चीजें सीखनी है कि मतलब अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो भाई एक जगह से आपको होप मिल गई ना, तो वहां पर दिमाग खोल के क्वेश्चन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको मीनिंग नहीं पता थे तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आप बाकी सीख लो मीनिंग। जैसे स्टॉक तो पता है ना आपने, स्टॉक का मतलब होता है जो वर्टिकली तना होता है, प्लांट के साथ जो कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं
स्टॉक, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में ये तो पढ़ा होगा ना, साइन और स्टॉक। साइन पढ़ा था ना, SCION, ये भी देख लो क्या होता है। साइन वो होता है कि जैसे हम ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं, मतलब एक पेड़ की एक टहनी को काटते हैं दूसरे प्लांट में, वो जो टहनी काटते हैं उसको बोलते हैं साइन। तो साइन और स्टॉक आपने पढ़ा होगा। तो स्टॉक जो होता है ये ऑप्शन 4 था, ठीक है। और रीम जो होता है बेसिकली एक किचन यूटेंसिल है जिसकी हेल्प से हम जूस जो है सिट्रस फ्रूट से निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीम। तो ये वर्ड्स याद कर लेना, अगली बार कहीं साइनोनियम एंटोनियम में फंसा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 देखो। इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस 4 पार्ट में ब्रोकन है, हमें एरर निकालना है। देखो सिंपल वर्ड है, येस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज, जो अभी चल ही रही थी, स्टार्ट ही हुई थी, मतलब प्रिपेयर होना, एंड कॉज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर। देखो मुझे गलती तो दिख गई, ये पास्ट की बात हो रही है और ये बोल रहा है कॉज, तो यहाँ पे कॉज नहीं आना था, ये पास्ट की बात है तो कॉज्ड आना था, ठीक है। तो आप देखो कहां पर गलती, येस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड, यहां तक कोई गलती नहीं है। क्रॉप्स एट अ नेसेंट स्टेज, ये भी ठीक है। एंड कॉज, तो कॉज की जगह कॉज्ड आना था, ऑप्शन सी में मिस्टेक है। तो हमें बताना था एरर कहां पे, तो मैंने कहा ना इन्होंने पास्ट टेंस में यहाँ पे मिस्टेक्स करी हुई है। मूविंग टू क्वेश्चन में 86, यहाँ पर भी आपको एरर बताना है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड, ठीक है, मतलब ये भी हो चुका है, ग्रांट हो चुकी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड बाय द रीसेंट नेचुरल डिजास्टर। जो रीसेंट नेचुरल डिजास्टर हुआ उसमें जो बिजनेस इफेक्ट हुए थे उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया, ठीक है। मतलब पास्ट में बात हो चुकी है, अफेक्ट भी पास्ट में हो चुका है, तो डैट गेट कैसे आ सकता है, डैट गॉट अफेक्टेड, मतलब यहाँ पर जो है पास्ट में जाना है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट गारंटी ये तो ठीक था, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस ठीक था, डैट गेट अफेक्टेड की जगह गॉट अफेक्टेड आना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी में एरर है, यहां से एरर आपने फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। देखो अब ये क्वेश्चन था 87, ये क्वेश्चन आई होप आप सबने करा होगा, 87 वाला क्वेश्चन, पंक्चुएशन का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, पंक्चुएशन आपने फाइंड करनी है इसमें। अब देखो कैसे पंक्चुएशन फाइंड करेंगे, इजी इजी। देखो पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर पहले इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, यही है ना, हाँ इसका यही है आंसर। तो इसको नहीं मैं डिस्कस करूंगा, मैं पहले बाकियों में से गलती निकाल के आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। देखो यहाँ पर ये सेकंड देखो, आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड, हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट्स एट 7 PM सो वी कुड लीव बाय 6:30 PM। देखो यहाँ पर मैंने एट 7 PM में मैंने ब्रेक ली ना, इन्होंने कुछ डाला हुआ है यहाँ पर, कोई फुल स्टॉप का कोई कुछ है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक लेनी चाहिए, तो बट इन्होंने नहीं ली, तो ये गलत है। दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है, मतलब मैं कॉन्सर्ट का वेट नहीं कर सकती, ठीक है, ये लड़की बोल रही है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, तो जब एक्साइटमेंट वाली स्टेज होती है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर वो भी नहीं था, तो ये मतलब गलत था। मेन तो यहाँ पर था, यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं ली। अब यहाँ पर देखो, आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड, भाई कहां पर है, कहां पर है, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स कहां पर है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। थर्ड देखो, आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड, ठीक है, शी सेड, कॉमा कहां गया यहाँ पे, शी सेड के बाद तो कॉमा इज रिक्वायर्ड ना, हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, तो यहाँ पर ये गलती देखी, तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट शी सेड हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट एट 7 PM सो वी कुड लीव बाय 6:30 PM, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट ये है, बट इसमें भी कुछ गलती है, बट अब मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द पंक्चुएशन मार्क्स, यहां पर भी पंक्चुएशन मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें, जो करेक्ट है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही सेड रेजिंग एन आईब्रो। देखो यार इसने क्वेश्चन पूछा बट इसने कामा इन्वर्टेड कामास नहीं लगाए, तो ये तो गलत है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, ये कामास इन्वर्टेड कामास लगे हुए हैं। ही आस्क्ड, यहाँ पे कामा भी है, उसके बाद ठीक है रेजिंग एन आईब्रो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें देखो आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क कहां गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ही आस्क्ड, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ये भी गलत है, सेमीकोलन नहीं आता, कॉमा आता है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, कामा इन्वर्टेड कामास नहीं है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने एग्जाम में क्वेश्चन करने थे। अब आपके आगे देखो, यहां तक की इंग्लिश होने वाली थी, या आप कर सकते थे। अगर आप साइनोनियम और ईडियम फ्रेजेस एंटोनियम अगर आपके नहीं होते तो उसमें कुछ बड़ा नहीं है, वो किसी के भी इतने करेक्ट नहीं हो, एक दो हुए होंगे, जैसे टीनेशियस मैंने पढ़ाया हुआ था, तो मतलब कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हुए होंगे, तो इतनी दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी, ठीक है। वो तो फिर कट ऑफ अदरवाइज सबका ही ऐसे हो जाता, बट आपको इन फ्यूचर एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से एक और चीज हम ऑब्जर्व करेंगे अभी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर जेकेएसएसबी ऐसा करिए कि कोई एक साइनोनियम पूछ रही है, तो बाकी मैक्सिमम उसके ऑप्शन एंटोनियम है, अगर एंटोनियम पूछिए तो बाकी मैक्सिमम ऑप्शन उसके साइनोनियम से। तो ऐसी चीजों, अगर आपको एक भी वर्ड का मीनिंग पता चल गया मीनिंग्स में, तब भी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। ये फ्यूचर के लिए थोड़ी ट्रिक दिमाग में रखना, ठीक है।
देखो साइनोनियम बताना है, सेम मीनिंग बताना है किसका, क्विबल का। किसका बताना है, क्विबल का, ठीक है। क्विबल का हमें सेम मीनिंग बताना है। तो क्विबल क्या होता है बेसिकली, ऑप्शन पूछ रहा है, एक्वाइस, प्रीवैरिकेट, कॉन्कर या रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन तो आप सबको पता है, सुलह करवाना। रिकॉन्सिलेट तो होता है सुलह करवाना। अब क्विबल क्या होता है, देखो क्विबल होता है, क्विबल का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी चीज में मतलब एग्जैक्टली सोल्यूशन में नहीं आओ, बहाने लगाओ, ठीक है। एग्जैक्टली ट्रुथ नहीं बताओ और बहाने लगा रहे हो, ऐसे इस चीज को बोलते हैं क्विबल, ठीक है। क्विबल मतलब बहाना मारना, एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन नहीं बताना, ठीक है। तो साइनोनियम पूछा था, इसका साइनोनियम ऑप्शन बी में था, प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट का मतलब भी होता है मतलब सच बताने को अवॉइड करना, मतलब ऐसे बात बहाने बनाना, जैसे आप किसी को पूछते हो बहाने बना रहा होता है ना, सच नहीं बता रहा होता, प्रीवैरिकेट, ये क्विबल का साइनोनियम है, ठीक है। अब ये जो ना एक्विसिक का मतलब क्या होता है, एक्विसिक का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है। मतलब किसी चीज में एग्री कर जाना बिना आर्ग्यू किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज आपको बोल रहा हूँ और आप बिना मेरी साथ बहस करे मेरी बात में एग्री कर जाते हो, तो उसके लिए एक्विसिक वर्ड यूज होगा, ठीक है। कॉन्क्यूर का भी सेम मतलब है एग्री कर जाना। तो ये दोनों साइनोनियम है एक दूसरे को, तो ये याद कर लेना फ्यूचर के। रिकॉन्सिलिएशन सुलह करना ये तो आपको पता है, बट क्विबल आपको समझ आ गया। क्विबल का मतलब होता है मतलब सच नहीं बता, काइंड ऑफ बहाने लगाना, ठीक है। मतलब एक स्मॉल मैटर पे ऐसे फालतू आर्ग्यू करते रहना जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो वो इस चीज के लिए क्विबल यूज होता है। नेक्स्ट टीनेशियस, टीनेशियस वर्ड आया था। देखो टीनेशियस का साइनोनियम ही पूछा है, एप्रीहेंसिव, स्टॉन्च, टिमिड और वैसिलेटिंग, ठीक है। तो बताओ टीनेशियस का क्या लिखा था। टीनेशियस पता है क्या होता है, टीनेशियस होता है वो पर्सन जो मतलब डटा रहे, मतलब अपनी बात से हटे ना, ठीक है, गिव अप ना करने वाला पर्सन, उसके लिए टीनेशियस यूज करते हैं। इसी का जो साइनोनियम पूछा है, तो साइनोनियम इसका स्टॉन्च होता है। स्टॉन्च भी वही पर्सन होता है जो मतलब अपनी बात से मत अड़ा रहे, अपनी बात में, अपने पॉइंट पे, और वहां से हटे ना, उसके लिए स्टॉन्च मतलब जो है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर हो किसी चीज का, और जहां डटा रहे अपने पॉइंट पे, तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है जिसमें करेज नहीं हो, करेज की कमी हो, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जो करेज ना रखता हो, डरपोक थोड़ा सा हो, तो उसके लिए टिमिड यूज करते हैं। उसके बाद वैसिलेटिंग जो है, वैसिलेटिंग होता है जो अपने आइडियाज बार बार चेंज करता रहे, ठीक है। मतलब जो आप बोलते हो ना ये पर्सन मतलब किसी के लिए ऐसे ये बोल सकते हो कि अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी कर लेता है। वैसिलेटिंग वर्ड उस अनसर्टेनिटी को शो करता है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज के लिए परेशान रहना, काइंड ऑफ, उसके लिए हम एप्रीहेंसिव वर्ड यूज करते हैं। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे हमें एंटोनियम बताना था, ठीक है, इसका उल्टा बताना था। अकुल्ट का हमें उल्टा बताना था, एंटोनियम बताना था। तो देखो अगर आपको थोड़ा भी इसमें आइडिया होता ना, ये बाकी सारे साइनोनियम थे, अकुल्ट का एक ही एंटोनियम वर्ड यहाँ पर यूज हुआ था, तो वहां से आपका ऑप्शन निकला। इस क्वेश्चन का आंसर था फैथोमेबल। देखो फैथोमेबल वर्ड का मतलब होता है कि जो रीजन के साथ हो, जो समझ आ जाए वाली चीज। अकुल्ट का मतलब होता है जैसे कोई मैजिकल चीज हो ना, जिसका कोई रीजन ना हो, मतलब मैजिकल चीज मतलब जिसको कोई रीजन के थ्रू प्रूव ना किया जा सके, उसको बोलते हैं अकल्ट, ठीक है। मतलब रीजंस के साथ एक्सप्लेन है किया, जैसे मैजिक पावर वाली चीजें होती हैं, वो अकल्ट होता है। और उसका उल्टा पूछा तो वो होता है फैथोमेबल। फैथोमेबल का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर रीजन जिसके लिए हो, मतलब जो रीजनेबल बात हो, जो समझ आए, ठीक है। अकल्ट वो समझ नहीं आया, मैजिक पावर जैसे जिसको आप रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका एंटोनियम ये था। बाकी ये जो तीनों वर्ड थे ना, एनिग्मेटिक, अनकैनी, क्रिप्टिक, ये फ्यूचर के लिए याद कर लो। ये सारी वर्ड जो है ये यही बताते हैं, स्ट्रेंज चीज या मिस्टीरियस चीज, अजीबोगरीब चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिप्टिक, अनकैनी एंड एनिग्मेटिक, ये तीनों ही मिस्टीरियस वर्ड को जो है मिस्टीरियस वर्ड के साइनोनिम्स है, ठीक है। अजीबोगरीब, स्ट्रेंज वर्ड के साइनोनिम्स है, ठीक है। ग्वाइल एक एंटोनियम पूछा था ग्वाइल का, ट्रिकरी, डिसीट, कैंडर या सब्टरफाइज, ठीक है। ग्वाइल का पूछा, देखो या ग्वाइल का मतलब होता है मतलब लोगों को छल करना, लोगों के साथ ना धोखा देना, काइंड ऑफ, ठीक है। डिसीविंग, तो डिसीट इसका साइनोनियम था, ट्रिकरी भी इसका साइनोनियम था, सब्टरफ्यूज भी इसका साइनोनियम था। बट कैंडर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। कैंडर होता है वफादार वाला, ठीक है। तो ऑनेस्ट के लिए यूज होता है, तो ये इसका एंटोनियम था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखो कहने में मैं भी बोल सकता हूँ कि ये बहुत इजी थे, हो जाते हैं, या मैंने पढ़ाए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये इतना इजी नहीं थे, ये क्वेश्चन गलत होने वाले थे। और बट ये चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर ये साइनोनिम एंटोनिम आप छोड़ के भी आ जाते हैं ना एग्जाम में,
बाकी ग्रामर अगर आप करके आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुक्के नहीं, अगर आपकी जगह मैं होता मैं तुक्के नहीं लगाता, मैं अपना बता रहा हूँ अपना पॉइंट, बाकी तो अब सबको आता ही होता है, लेकिन मैं तुक्के नहीं लगाता इन क्वेश्चन में, बट बाकी जो ग्रामर थी वो मैं दिमाग यूज करता और मेरे क्वेश्चन होते वहां पर, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आराम से हो सकता था, कंपैशन एम्पैथी को रिप्रेजेंट करे, एरोगेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो कंपैशन मतलब होता है, कंपैशन होता है काइंड ऑफ एक बड़े लेवल में जाके सहानुभूति, तो एम्पैथी भी सेम। एरोगेंस क्या होगा? मतलब सेम मीनिंग ही है यहाँ पर। एरोगेंस कॉन्फिडेंस होता है? नहीं। ह्यूमिलिटी होता है? नहीं। प्राइड, एरोगेंस प्राइड को शो करता है। ह्यूमिलिटी मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी मॉडेस्टी रिप्रेजेंट करता है आपका हम्बल होने को रिप्रेजेंट करना है। मॉडेस्टी का मतलब होता है जब आप कोई प्राउड नहीं है, एक विनम्र, आपके आपके अंदर ह्यूमिलिटी है थोड़ी, ठीक है, एक हम्बलनेस है, तो ये दो वर्ड सेम है, तो कॉन्फिडेंस अलग, बट एरोगेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइड को। ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता। क्वेश्चन में 94 भी आराम से किया जाता। एडवेंचर का मतलब होता है, एडवेंचर से एक्साइटमेंट बढ़ती है, ठीक है। डेंजर से क्या होगा? वेलर, मतलब आप में बहादुरी आएगी। करेज बहादुरी, फोर्टिट्यूड भी बहादुरी, तो फ्राइड डर लगेगा ना डेंजर को देख के, जैसे ये सेम ही तो है, एडवेंचर से एक्साइटमेंट आती है, डेंजर से डर लगेगा, तो ये यहाँ पे इसका ये आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा था आपको मीनिंग बताना है ईडियम का। विल ओ द विस्प, क्या? विल ओ द विस्प, इस ईडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो विल ओ द विस्प क्या होता है? देखो जो नए बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो पहले, ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको। विल ओ द विस्प का मीनिंग क्या होता है, पहले ट्राई करो खुद। देखो विल ओ द विस्प का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो अचीव करना जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो नहीं मिल सकती तुम्हें। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, ये बोला है एन इल्यूजरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल। मतलब एक इल्यूजन काइंड ऑफ परस्यू कर रहे हो आप, जो ऐसे लग रहा है कि आप अचीव कर लोगे बट वो अनअटेनेबल है। ऑफन लीड्स वन एस्ट्रे, मतलब ऑफनली क्या होता है कि बंदा जो है करेक्ट डायरेक्शन से दूर चला जाता है, मतलब इनकरेक्ट डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि बिलो द विस्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो आपको लग रही है कि आप अचीव कर सकते हो बट वो अनअटेनेबल है, वो अचीव नहीं होगी और फाइनली आप अपनी डायरेक्शन से भटक जाओगे। एस्ट्रे का मतलब होता है जब आप अपनी करेक्ट डायरेक्शन से भटक जाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था इस एडियम का। नेक्स्ट देखो डेज ऑफ रेकनिंग। डेज ऑफ रेकनिंग क्या होता है? डेज ऑफ रेकनिंग पूछ रहा है अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल, जहां पे आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल हो। अ जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शन एंड डिसीजन कल्मिनेट इन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो डेज ऑफ रेकनिंग पता क्या होता है? वो बोलते हैं ना जब आपके पीछे जो पास्ट में आपके एक्शंस किए हुए हैं उनका जब आएगा आपके सामने आएगा तो फिर पता चलेगा, वो डेज ऑफ रेकनिंग होते हैं। मतलब एक ऐसा जजमेंट पीरियड जब आपके पास्ट के एक्शंस की सजा आपको मिल रही होती है, उसको बोलते हैं डेज ऑफ रेकनिंग। ये इंपॉर्टेंट इडियम है, आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये स्किप हो गया मेरे से पढ़ाने में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 97। He has been in the hospital for, ये phrasal verbs हैं, he has been in the hospital for several days but the doctors are hopeful that he dash। देखो वो हॉस्पिटल में था कुछ दिनों से बट डॉक्टर्स होपफुल हैं दैट ही विल डैश, मतलब वो वहां से उस सफरिंग से बाहर निकल जाएगा, उस बीमारी से बाहर। कम आउट, पुल थ्रू, गो आउट या पुल आउट, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब बेसिकली पता क्या होता है? पुल थ्रू मतलब होता है कि जब एक डिफिकल्ट या कोई डेंजर सिचुएशन से आप बाहर निकलते हो उसको वहां पर पुल थ्रू यूज होता है। कम आउट भी, कम आउट का मतलब भी यही होता है। कम आउट का मतलब होता है कि अपीयर होना, आपका दिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बारिश के बाद सूरज दिखाना, दैट इज कम आउट, ठीक है। हम बोलते हैं सन कम आउट ऑफ द क्लाउड, बट कहने का मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर पूरा सेंटेंस देखो ना, ये बोल रहा है कि वो हॉस्पिटल में काफी दिन रहा, अब डॉक्टर्स होपफुल हैं कि वो उससे बाहर निकल जाएगा। मतलब ये किस चीज से बाहर निकलने की बात है? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, डिसीज या डिफिकल्टी से बाहर नहीं, तो यहाँ पर पुल थ्रू आएगा, ठीक है। ऐसे मतलब इस सेंस के मुताबिक पुल थ्रू आएगा। कम आउट मैंने आपको बता दिया, अपीयर होना। गो आउट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप घर से गो आउट करते हो, मतलब घर से, घर को छोड़ के बाहर जाते हो कहीं कोई एंजॉय फन करने के लिए, तो गो आउट उसके लिए यूज होता है। पुल आउट क्या होता है? पुल आउट होता है मतलब किसी चीज या किसी चीज का आप पार्ट नहीं रहना चाहते तो उससे बाहर निकल जाते हो, उसके लिए पुल आउट यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई इवेंट होता है, आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो आपने उससे पुल आउट कर दिया, आप अपने नाम पुल आउट कर लिया, तो ऐसा वर्ड यूज करते हो ना, तो ये उसके लिए यूज करते हैं जब आप किसी चीज का पार्ट अब और नहीं रह रहे हो या उधर से निकल रहे हो, तो उसके लिए पुल आउट यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। Maya always felt that the people dash her because of her unconventional career choice। तो उसके अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस के लिए माया को ऐसा लगता है कि लोग उसको क्या करते हैं, मतलब उसको थोड़ा नीचा दिखाते हैं, काइंड ऑफ ये था। लुक्स डाउन अपॉन, फॉल थ्रू,
फॉल बैक ऑन, लुक डाउन। देखो इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, ये दो मैं एलिमिनेट कर देता, लुक डाउन अपॉन और लुक डाउन। देखो लुक डाउन, देखो लुक डाउन एज सच अकेला नहीं चलता, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन चलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट था। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि जब आपको क्या होता है, लुक डाउन अपॉन मतलब आपको कम दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना आपको, तो माया को हमेशा लगता है कि लोग उसको कम दिखाते हैं, ठीक है, ये याद है। लुक डाउन खुद में ऐसा कुछ नहीं है, लुक डाउन के साथ ऑन या अपॉन लगे ये सेंस बनती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में फेल हो जाना, फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में फेल हो जाना या रुक जाना किसी वे में, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, हमारा इसके साथ क्या है, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि किसी को किसी के डिफिकल्ट टाइम में उसकी सपोर्ट कर लेना, ठीक है, डिफिकल्ट टाइम में जो है सपोर्ट लेने के लिए हम फॉल बैक ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 99, दो ही क्वेश्चन रह गए, प्रपोजिशन के क्वेश्चन थे। ये कह रहा है इसमें, एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड डैश एन एंशिएंट ruin दैट वाज हिडन बीनीथ द ओवरग्रोन वेजिटेशन। क्या एक वेजिटेशन उगी हुई थी, उसके नीचे जो है एंशिएंट कोई बचा हुआ था, ruin पड़ा हुआ था, और वो उसके साथ स्टम्बल हो गया, ठीक है, जब वो नेविगेट करता है डेंस फॉरेस्ट में। देखो ये ना, अगर आपने, मैंने आपको जो फ्रेजल वर्ब पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कि प्रीपोजिशन में कुछ ऐसा होता है कि जो जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, जैसे मैंने बोला था मेकनाइज, ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो यही एक वर्ड था, ये ईडियम ही समझ लो, स्टम्बल्ड अपॉन। तो स्टम्बल अपॉन एक ईडियम भी है, तो फ्यूचर में ये यूज हो सकता है। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, जब आपको बाई चांस कुछ मिल जाता है, उसके लिए हम स्टम्बल्ड अपॉन यूज करते हैं, तो इसके लिए यहां पर भी ये यूज हुआ था, ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर ऑप्शन भी अपॉन था। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, शी वॉक डैश द बसलिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड इंटाइसिंग सेंस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस, ठीक है। एंटाइसिंग वर्ड याद कर लो, एंटाइसिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कोई अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव सेंस, या हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग सेंस, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और यहाँ पे आपको क्या, बस्टलिंग, बस्टलिंग होता है बिजी, ठीक है। शी वॉक्ड, वो बिजी मार्केट से गई और उसने जो वाइब्रेंट कलर और जो अट्रैक्टिव सेंस थी फ्रेश प्रोड्यूस और स्पाइसेस की, उसको मतलब फील करा, तो शी वॉक थ्रू द बस्टिंग मार्केट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रू आना था इसका, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। देखो अब मैं इंग्लिश के बारे में आपको ये बताऊं, ये 25 क्वेश्चंस थे ना, मैं आपको बता के चलूं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन आप मान के चलो, 6-7 क्वेश्चन जैसे आए जो आपको नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट फिर भी आप ना इस पोर्शन में से 17 एक दो में ऐसे लगा देता हूं, तो एक दो मतलब एक दो ऐसे लगा लो, ठीक है, तभी 17-16 क्वेश्चन आप यहां से ठीक। और जिस बच्चे ने यहाँ पे 16 क्वेश्चन करे होंगे तो उसका बाकी पोर्शन अगर ठीक ठीक गया है तो हो जाएगा उसका। बाकी जो फ्यूचर वाले, आप देखो यहाँ से आपको जो चीज सिखानी है, जो आगे फ्यूचर एग्जाम्स में प्रिपरेशन करें, जैसे इंग्लिश पोर्शन के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। देखो अब यहाँ से आपको ये समझ आ गया, एंटोनियम साइनोनियम्स आर लिमिटलेस, तो वो कहीं से भी, ये तो मैं पहले भी बोलता हूँ, वो बहुत डायनेमिक है, बट ईडियम फ्रेजेस कहीं तक डायनेमिक नहीं है, तो ईडियम फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, बट एंटोनियम साइनोनिम्स पे लिमिट नहीं है। बट आपको क्या करना, आपको बाकी इंग्लिश पे स्ट्रेंथ बनानी है, क्योंकि बाकी इंग्लिश से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, फिर जाके चीजें आपको कवर होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें कुछ समझ आई होंगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि बाकी पोर्शंस को भी मैं इस तरह से एनालाइज करवाऊं ताकि आपको फ्यूचर एग्जाम्स में कुछ हेल्प मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डू समथिंग फॉर यू। बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन का जिनका एग्जाम है 8 को, तो मैंने टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल पोर्शन है वो पढ़ा रहा हूँ, कल से मैंने स्टार्ट करी है क्लासेस, 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनको देखो, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जो एग्जाम से क्विट करने की बात करें कुछ कमेंट सेक्शन में, उन बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ नहीं होता, ट्राई दे लो और इस पेपर को छोड़ो आप कांस्टेबल का जो कल हो गया है, ठीक है, जो बीत गया उसकी बात नहीं करते, अब फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आप प्रिपेयर करो। बाकी जूनियर असिस्टेंट के बच्चों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी अभी क्लासेस हैं वो आप ऑलरेडी पढ़े हुए कंटेंट वो देखें, और 8 के बाद में आप पे स्विच करूंगा आपको पढ़ाने में। बाकी सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइडेड है, आप सेक्शनल टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।